गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी। आज अपने यूपीएसआई बैच का जो एक स्पेशल टॉपिक है उस टॉपिक के साथ क्लास को शुरू कर रहे हैं, जिसमें मूल विधि का एक पार्ट है मोटर व्हीकल एक्ट। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब अगर इस एक्ट के बैकग्राउंड पर हम लोग बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट भारत में स्वतंत्रता के पहले से लागू है, और जिसमें जो सबसे पहला हमारा मोटर व्हीकल एक्ट था वो लागू हुआ था 1914 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भारत में मोटर व्हीकल एक्ट 1914 कार्य कर रहा था, 1914 काम कर रहा था, जिसको रिप्लेस किया किसने? 1939 ने। अर्थात 1914 को रिप्लेस किया, अमेंडमेंट जो हुआ 1939 में इसने रिप्लेस किया। और इसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ, जो मोटर अधिनियम हमारा लगा, वो अधिनियम लगा 1988 में, 1988, जिसको हम लोग लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? 1988 का। अब अगर इस पर कुछ हम लोग कंटेंट पर बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इनेक्टेड ऑन 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1989 को ये अधिनियम लागू हुआ। अभी देखो यहां पर बात एक जो ये इनेक्टेड होती है, जो लागू करने की होती है, वो कब से लागू होती है? तो जब कभी भारत सरकार इसको राजपत्र इशू करती है, जब इसका राजपत्र जारी होता है, उस डेट से इसको लागू कर दिया जाता है, लागू मान लिया जाता है। तो 1 जुलाई 1989 को राजपत्रित किया गया, जब से यह अधिनियम लागू हुआ। अब अगर इसके एक फैक्ट की बात करें कि यह अधिनियम पारित कब हुआ, तो देखो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पास हुआ 14 अक्टूबर 1988 में। 14 अक्टूबर 1988 को यह अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम को 1 जुलाई 1989 को लागू कर दिया गया। क्लियर? इट रिप्लेस्ड मोटर व्हीकल एक्ट 1939। और इसने किस अधिनियम का स्थान लिया या किस अधिनियम को इसने रिप्लेस किया? तो वो आपका कौन सा था? मोटर व्हीकल एक्ट 1939। क्लियर? अपने मोटर व्हीकल एक्ट में अब तक कितने अमेंडमेंट हुए, अगर हम लोग इसकी बात करें कि आज तक हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कितने संशोधन हुए हैं, तो अमेंडमेंट कितने हुए हैं? 5 बार अमेंडमेंट हुआ। कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 1994, 2000, 2001, 2015 एंड फाइनली जो प्रेजेंट टाइम हमारा रिसेंट अमेंडमेंट है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हमारे बेसिकली मोस्टली उठने वाले हैं, जो करंट का अमेंडमेंट है वो है आपका 2019, 2019 का। और 2019 का अमेंडमेंट जो हुआ वो लागू हुआ कब से? 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 2019 को यह मोटर व्हीकल संशोधित अधिनियम लागू किया गया। क्लियर? अब अगर इस कंटेंट पर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि जितने भी एक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक एक्ट का पोर्शन का एक कंटेंट होता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यहां तक कि इंडियन पीनल कोड भी हम लोग पढ़ते थे, उसमें भी हम लोग पढ़ते थे जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 2019 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल एक्ट खत्म कर दिया गया, स्पेशल प्रोविजन खत्म कर दिया गया। तो अब भारत के जितने भी अधिनियम है वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। लेकिन उसके पहले जो भी अधिनियम होते थे सब में एक कंडीशन लगी रहती थी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर या कुछ विशेष राज्य हैं जिनको स्पेशल दर्जा मिला हुआ है, उनको उससे रिलैक्सेशन दिया जाता था। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि संपूर्ण भारत पर लागू होता था। यह संपूर्ण भारत पर लागू था पहले भी और अब भी। 2019 का संशोधन हुआ वो भी संपूर्ण भारत पर लागू है। 1988 का एक्ट था वो भी संपूर्ण भारत पर लागू है। अर्थात इसको जम्मू कश्मीर का अलग स्पेशल रिलैक्सेशन इसमें प्राप्त नहीं था। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अदर से इसको अलग करता है, भिन्न करता है। क्लियर करते हैं? बस समझ में आई? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कितने हो गए कि 1988 कब से लागू हुआ? 1989 से। 1 जुलाई 1989। पारित कब हुआ? तो 14 अक्टूबर 1988 को यह पारित हुआ। अब तक इसमें 5 बार संशोधन हो चुके हैं जो हमारा एक्ट लागू हुआ था, जिसमें फाइनली संशोधन हमारा कब हुआ? 2019 में हुआ, जो कि लागू हुआ 1 सितंबर 2019 से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट में है क्या क्या?
अगर मोटर व्हीकल एक्ट देखते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि कोई भी अधिनियम जो होता है वो नियमों की, अपने संबंधित तथ्य की, नियम की एक किताब होती है, ठीक है। उसमें गाइड बुक होती है जिसमें सारे नियम लिखे होते हैं। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें भी नियमों का संग्रह है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। इन 14 चैप्टर जो हैं वो किस में बटे हुए हैं, दो शेड्यूल में बटे हुए हैं, दो अनुसूचियां हैं, अर्थात 14 अध्याय और दो अनुसूचियां हैं, और 217 सेक्शन है, अर्थात 217 धाराएं हैं। क्लियर, 217 यहां पर धाराएं हैं, 14 अध्याय हैं और दो शेड्यूल हैं, जिसमें ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। दो शेड्यूल्स यानी मोटर व्हीकल एक्ट में सिर्फ दो अनुसूचियां हैं, और इन दोनों अनुसूचियों में क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट शेड्यूल, जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या दिया हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल में यातायात के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, सिंबल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात जो यातायात में सिंबल यूज होते हैं, जो यातायात में प्रतीक चिन्ह उपयोग किए जाते हैं, वो फर्स्ट शेड्यूल में रखे गए हैं। जैसे आगे एक विद्यालय है तो ध्वनि का स्पीड कम कर दी जाए, या ब्रेकर बने हुए हैं, या ये दिया गया कि आप रोड पर देखते हैं व्हाइट सिंबल लाइनें बनी हुई थी, कहीं पर लाइन डायरेक्ट बनी होती है, कहीं पर लाइन ब्रेक होती है, तो जहां पर लाइन ब्रेक होती है ये बताता है कि यहां पर से ओवरटेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो सिंबल की बुक होती है, जो सिंबल होते हैं, उनको रखा गया है फर्स्ट शेड्यूल में। अब अगर सेकेंड शेड्यूल की हम लोग बात करें तो सेकेंड शेड्यूल कंपनसेशन से रिलेटेड है। सेकेंड शेड्यूल आपका मुआवजे से रिलेटेड है। जो कंपनसेशन दिया जाएगा, जो मुआवजा दिया जाएगा, उनकी जो विधियां हैं, उनके जो पॉइंट हैं, उनको रखा गया है सेकेंड शेड्यूल में। तो अर्थात मोटर व्हीकल एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल सिंबल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के सिंबल हैं, और सेकेंड शेड्यूल में कंपनसेशन है। क्लियर, और 217 कुल धाराएं हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और इनके साथ साथ जो 2019 में कुछ सेक्शंस और जोड़े गए हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। 217 जो 217 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिक सेक्शंस हैं, ये बेसिक धाराएं हैं। इनमें जो अमेंडमेंट हुआ है उनमें सब सेक्शन जोड़े गए हैं, और उन सब सेक्शन को लिखा गया है, जैसे 2 का पॉइंट 1, सेक्शन 2 का पॉइंट 1 यानी धारा 2 की उपधारा 1 का सब सेक्शन ए या सब सेक्शन बी, तो ये पॉइंट के साथ में जो ए बी लगा हुआ है ये आपके अमेंडमेंट के साथ जोड़े जाते हैं। क्लियर, तो संशोधन में हमारे साथ ए बी सी डी ऐसे धाराएं बढ़ती चली जाती हैं। तो बेसिकली 217 धाराएं हैं जिनमें सेक्शन और सब सेक्शन के साथ धाराएं बढ़ जाती हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर हम लोग सेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहां पर सेक्शन आपका 2। सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में हर चीज की परिभाषा है, डिफिनेशन है। जितनी भी चीजें यूज की गई हैं, जितने भी पॉइंट यूज किए गए हैं, उनको धारा 2 में परिभाषाओं में रखा गया है, डिफिनेशन रखी गई है कि वो क्या है, और इनके सारे पॉइंट चलेंगे। जैसे यहां पर हम लोग पॉइंट देखते हैं 1, इसका मतलब है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1। क्लियर, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 अगर देखें तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, रूपांतरित यान। देखो ये लॉ की लैंग्वेज है, इसकी हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, इसके साथ साथ इंग्लिश को अगर देखोगे तो बेसिकली आप अच्छे से समझ पाओगे कि यहां पर क्या लिखा था, रूपांतरित यान, अर्थात एडॉप्टेड व्हीकल, ऐसा व्हीकल जिसकी चीजों को हम अलग से अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे हर एक व्हीकल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि एज इट इज इसको रखा जाता है रजिस्ट्रेशन में। जो व्हीकल का पंजीकरण होता है, उस पंजीकरण में उसकी चेसिस के बारे में विस्तृत अध्ययन लिखा होता है, उसका कलर तक मेंशन होता है, किस कलर का होगा, कितने उसमें व्हील्स होंगे, उसका वेट क्या होगा, वो लाइट मोटर व्हीकल होगा या हैवी मोटर व्हीकल होगा या मीडियम मोटर व्हीकल होगा, सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। तो एडॉप्टेड व्हीकल उसमें जो हम चेंजेस करते हैं, जैसे जो टू व्हील्स व्हीकल है, जो टू व्हीलर है, उसमें हम थ्री व्हीलर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे रीजन होता है। जैसे कुछ डिसेबल पर्सन होते हैं, जिनको कुछ डिसेबिलिटी होती है, दिव्यांग लोग होते हैं,
उनके लिए जो इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी है, डिफेक्ट है, उनकी सहायता के हेतु उनके उपयोग युक्त बनाने के लिए उनमें जो परिवर्तन किए जाते हैं, ऐसे व्हीकल कहलाते हैं आपके रूपांतरित यान। क्लियर? ऐसे व्हीकल आपके होते हैं एडॉप्टेड व्हीकल, जिनमें हम उन लोगों के लिए जो दिव्यांग लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए रिलैक्सेशन के लिए, उनके उपयोग योग्य बनाने के लिए हम उनमें जो परिवर्तन लाते हैं। और ये सेक्शन 52 का सबसेक्शन 2, जो धारा 52 है, उसकी जो उपधारा 2 है, उसके अंतर्गत किया जाता है, जिसकी डिफिनेशन दी है सेक्शन 2 के पॉइंट 1 में। क्लियर? अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट होता है, वो क्या है? 1A। 1A क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये आपका रिसेंट है, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट हुआ 2019 में, उसमें इस सेक्शन को जोड़ा गया, उसमें इस पॉइंट को बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया? देखो यहां पर लिखा हुआ है समूहक। समूहक मतलब एग्रीगेटर। क्लियर? समूहक का मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है? एग्रीगेटर। हम लोग बेसिकली लगातार बात कर रहे हैं, हम लोगों की जब ऑफलाइन क्लास थी तब हम लोगों ने बात की थी कि समय के साथ बहुत से ऐसे कानून होते हैं, बहुत से ऐसे लॉ होते हैं जो अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। तो जो अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं उनको हटाया जाता है और नए सेक्शन को वहां पर ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। एग्रीगेटर बिल्कुल वैसा ही है जो समय के साथ की मांग है, आज के समय की मांग है, जो कि इसके पहले 1988 में हमारा एक्ट बना था, उसमें उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब उसकी आवश्यकता है। क्या उसमें जोड़ा गया? देखो उसमें यह जोड़ा गया कि एग्रीगेटर यानी समूहक जो रेंट पर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, रेंट पर आपके मिल रहे हैं, ना उसमें आपको ड्राइवर से मतलब है, ना आपको गाड़ी मालिक से मतलब है। आप एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उस प्लेटफॉर्म से आप गाड़ी बुक कर रहे हो और आपको वो मंजिल तक पहुंचा के अपना वो रेंट ले रहे हैं। इसमें आप डायरेक्ट किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हो, संपर्क में आते हो लेकिन जब उसको बुक करते हो, जब उसका रेट फिक्स करते हो, तो आप डायरेक्ट उसमें संपर्क में नहीं आ रहे हो। ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जिनका पेमेंट भी आप डिजिटली कर रहे हो, जिस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो उस तक पेमेंट एक माध्यम से पहुंच रहा है, ऐसे लोगों में, अर्थात जो हमारे पास, जिनको हम लोग जानते हैं ओला, जिनको हम लोग मोस्टली जानते हैं पोर्शन पे, जैसे आपका ओला सर्विस है, क्लियर, अवर है, ये जो सर्विस राइड है, यहां तक कि बाइक में भी शुरू हो गया। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं? एग्रीगेटर में आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइवर। अब देखो सब सेक्शन 2 की पॉइंट 9 यानी सब सेक्शन 9, ड्राइवर। ड्राइवर includes in a relation to a motor vehicle which is drawn by another motor vehicles the person who act as a steersman of the draw vehicle। यहां पर ड्राइवर की परिभाषा दी गई है, जो एक मोटर व्हीकल को ड्राइव कर रहा है एक अनदर पर्सन से। ठीक है, अब उसको चलाने के लिए उसको एक अनुज्ञप्ति दी जाएगी, उसको एक अनुज्ञप्ति दी जाएगी। बिना अनुज्ञप्ति के वो ड्राइव नहीं कर सकता, ड्राइव करने का अथॉरिटी नहीं होगा। अनुज्ञप्ति अर्थात लाइसेंस मिलेगा उसको, बिना लाइसेंस वो ड्राइव नहीं कर सकता, वो उसके लिए अथराइज नहीं होगा। क्लियर? अब वो ड्राइवर किस उसमें आएगा? क्योंकि लाइसेंस के साथ में आपके आगे कैटेगराइज हो जाएंगी कि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज कर रहा है, वो लाइट मोटर व्हीकल यूज कर रहा है, डेंजर प्रोविजन के हैं, उनका नेचर है। तो उसके आधार पर इनकी जो ड्राइवर की एज कैटेगरी पर क्लासिफिकेशन होगा इसका। तो यहां पर ड्राइवर की परिभाषा, तो ड्राइवर के लिए परिभाषा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? सेक्शन 2 का सबसेक्शन 9 किससे संबंधित है, या धारा 2 की उपधारा 9 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ड्राइवर की परिभाषा दी गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट 9 का यानी 9A, ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेस। अब ड्राइवर के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, जिनको आप समझते हो ड्राइविंग सिखाते हैं, ऐसे स्कूलों के लिए जो सेक्शन डिवाइड किया गया, वो सेक्शन किस में किया गया? 9A में किया गया। क्लियर? 9A इंपॉर्टेंट हमारा 2019 के अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? और अब देखो यहां पर एक सेक्शन दिया जा रहा है, चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से धारा 19 की उपधारा 2A। धारा 19 क्या है? तो देखो धारा 19 और कुछ नहीं है, धारा 19 ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है और 19 धारा के अंतर्गत ही हम लोग सब सेक्शन पर बात करेंगे। क्लियर? तो ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, जो अनुज्ञप्ति आएगा वो किसमें आएगा? 19 में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चालन अनुज्ञप्ति। देखो यहां पर सारी डेफिनेशन चल रही है। पॉइंट 10 में क्या आ गया?
चालन अनुगिप्त। चालन अनुगिप्त अभी हम लोगों ने बात की थी। अनुगिप्त क्या होता है? लाइसेंस होता है। चालन यानी ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स द लाइसेंस इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द चैप्टर थर्ड सेकेंड। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का अध्याय 2, ये जो अध्याय 2 है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जाते हैं उनसे संबंधित है चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में जो सारे नॉर्म्स दिए हुए हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या कैटेगराइज्ड होंगी, किस एज से किस एज तक इशू होगा, उसकी टाइमिंग कितनी होगी रिन्यूअल का, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की जो परिभाषा दी गई वो पॉइंट 10 में दी गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट 12A। 12A बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब अभी तक कंटेंट जो भी पढ़े वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12A क्या है? 12A 2019 से जोड़ा गया स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है? मोस्टली हम लोग देखते हैं जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट में कोई भी व्यक्ति उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता। रीजन और कुछ नहीं होता, कई रीजन होते हैं। पहली बात तो उसको हॉस्पिटलाइज करेगा, उस पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, कहाँ से लेके आए हो, क्या है, कहीं तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, उसकी डिटेल ली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किया गया उसके अंतर्गत उसमें बहुत सी छूट दी गई हैं। उन छूट के आधार पर एक तो सबसे बड़ी छूट है आपके सेक्शन 134A, जो सेक्शन है आपका 134A, इसमें एक छूट दे दी गई है। वो छूट दे दी गई है आपका गुड्स सम रिटर्न्स, गुड्स सम रिटर्न्स, अर्थात आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आपकी सुरक्षा होगी पूर्णतः, आप सुरक्षित रहेंगे आप अगर उससे पहुंचाते हैं। तो एक ये इसमें छूट दे दी गई। दूसरी चीज जो गोल्डन आवर दिया गया, गोल्डन आवर में क्या दिया गया? जब किसी व्यक्ति को यहाँ पर लाया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जो पहले 1 घंटे होते हैं, क्योंकि इस 1 घंटे में उनके घर से कोई व्यक्ति तुरंत तो नहीं पहुंचेगा, उस समय उसका इलाज होना है। उस इलाज के लिए उसके पास पैसा होगा या नहीं होगा, या बाद में उसके यहाँ से कोई आएगा या नहीं आएगा, ये सब सारी कंडीशंस होती हैं जिससे उसको एक बेहतर इलाज, जो बेहतर मेडिसिन सेवा है वो उसको नहीं मिल पाती है। इसके लिए एक गोल्डन आवर लागू किया गया। एक्सीडेंट के उपरांत जो हॉस्पिटलाइज करने पर पहला घंटा होगा, उस घंटे में जो इलाज होगा वो कैशलेस होगा, वो गवर्नमेंट की सुविधा होगी, वो कैशलेस होगा। उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसने भी एक फंड रिलीज किया, एक फंड मैनेज किया, उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, इससे उसके इलाज का पेमेंट किया जाएगा। जो कि यदि बाद में इस पर आपको कंपनसेशन मिलता है, आपको जो कंपनसेशन मिलेगा उस कंपनसेशन से इस व्यय को माइनस कर दिया जाएगा। सपोज करो आपका 50,000 रुपए खर्च होता है, ठीक है, इस 50,000 रुपए आपका कंपनसेशन अमाउंट होता है 4.5 लाख, तो आपको 4 लाख मिलेगा। ठीक है, ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से खर्चा होगा। ये है आपका गोल्डन आवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12A किस में जोड़ा गया? 12A में जोड़ा गया, यानी कि 12 का में जोड़ा गया, जो धारा 2 के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट भारी मालयान, डिफिनेशन की बात है यहाँ पर। हैवी गुड्स व्हीकल, तो देखो यहाँ पर याद रखो, ये 16 में आपका भारी मालयान है, 17 में आपका यात्रीयान हो जाएगा। लेकिन जहां पर भारी और लाइट दो चीजें यूज हो, बस इतना याद रखो, अगर हैवी यूज हो रहा है और एक लाइट यूज होगा, दो व्हीकल आएंगे। दोनों में याद क्या रखना है? अगर भारी है, अगर हैवी गुड्स व्हीकल है, तो उसमें क्या होगा? नॉट लेडन। नॉट लेडन मतलब लदान रहित, अर्थात इसमें लदा कुछ नहीं होगा, चेचिस बॉडी है। सिंपल व्हीकल का जो वजन होगा वो कितना होगा? भार रहित 12,000 किलोग्राम से अधिक। 12,000 किलोग्राम से क्या होगा? अधिक होगा, अर्थात 120 कुंटल या 12 टन। अगर इससे वजन ज्यादा है, हैवी व्हीकल क्या होगा? मोर देन 12,000 किलोग्राम। लाइट मोटर व्हीकल क्या होगा? नॉट मोर देन 7,500 किलोग्राम, नॉट मोर देन। क्लियर? तो लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल में कंडीशन क्या दी है? यहां पर है नॉट मोर देन 7,500, यहां पर क्या है? नॉट लेस देन
या मोर देन 12,000। क्लियर। अब अगर बात करते हैं मीडियम की, तो इन दोनों के बीच की जो रेंज होगी वो क्या होगा, मीडियम मोटर व्हीकल। क्लियर। तो हैवी मोटर व्हीकल क्या होंगे, आपके मोर देन 12,000 किलोग्राम। लाइट मोटर व्हीकल होंगे नॉट मोर देन 7,500 किलोग्राम। और मीडियम मोटर व्हीकल होंगे 7,500 किलोग्राम टू 12,000 किलोग्राम। क्लियर। यहां तक होगा मीडियम मोटर व्हीकल। अब यहां पर माल लगा होगा, तो माल मतलब गुड्स व्हीकल, जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज आ रहे हैं, जो लगेज के लिए यूज किए जा रहे हैं। और अगर ट्रेवल लिखा होगा, अगर यात्री लिखा होगा, तो यात्री व्हीकल्स है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट 19 में क्या दिया हुआ है, लर्नर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। शिक्षार्थी देखो, अनुज्ञप्ति लाइसेंस होता है और शिक्षार्थी यानी लर्नर लाइसेंस होता है, जिसको हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि कोई लाइसेंस बनवाया है, कौन सा है, बोले अभी तुम्हारा लर्निंग लाइसेंस है। क्लियर है। कौन सा लाइसेंस है हमारा, अभी तो हमारा यहां पर लर्निंग लाइसेंस है। तो इस लर्निंग लाइसेंस की बात हुई। अभी पेज जो अध्याय 2 के अधीन दी गई, हमने पहले आपसे बोला था, तो लाइसेंस से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे किस चैप्टर में है, सेकंड में है। और जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को शिक्षार्थी के रूप में कोई मोटर यान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग वर्णन का मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकृत करती है। क्लियर। चैप्टर सेकंड शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति यानी कि लर्निंग लाइसेंस मिलने पर चालक जो ड्राइवर होता है वो मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत हो जाता है, परंतु कॉमर्शियल नहीं। लाइट मोटर व्हीकल डेंजरस नहीं होने चाहिए, और लोकल। अच्छा, लाइसेंस आवश्यक क्यों होता है ये भी समझो। लाइसेंस हमारा आवश्यक इसलिए होता है कि हम कोई भी मोटर व्हीकल पब्लिक प्लेस पे तभी चला सकते हैं। यहां पर एक शब्द यूज होता है, पब्लिक प्लेस। क्लियर। पब्लिक प्लेस पे तभी चला सकते हैं जब हमारे पास लाइसेंस होता है। मोस्टली आप देखते हो ना कि गाड़ी चेक हो रही है तो कच्ची में खड़े हैं, रोड पे नहीं गए, ये होता है पब्लिक प्लेस हमारा। कि जो पब्लिक प्लेस होता है वहां पर चलाने की बात होती है। पब्लिक प्लेस पर हम व्हीकल तभी ऑपरेट कर सकते हैं जब हमारे पास लाइसेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक चीज और, जो ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का एक पीरियड होता है, कितने समय के लिए होगा। तो याद रखो, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका, जो लर्निंग लाइसेंस आपका होता है, इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ। कितनी वैलिडिटी होती है, 6 मंथ। आगे चल करके जब हम लाइसेंस की एज में जाएंगे, जब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीजें किस किस के लिए होती हैं। लेकिन लर्निंग लाइसेंस याद रखो, लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है, 6 मंथ होती है। और मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर। ठीक है। 16 पर भी कुछ रिलैक्सेशन होगा, उसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे कि 16 पे क्या रिलैक्सेशन है, लेकिन मिनिमम एज 18 ईयर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हल्का मोटरयान। अभी हम लोगों ने बात की, हल्का मोटरयान क्या होता है, 7,500 किलोग्राम से अधिक न हो, यानी 7,500 किलोग्राम टू 12,000 किलोग्राम मीडियम मोटर व्हीकल, लेस देन 7,500 किलोग्राम लाइट मोटर व्हीकल, एंड मोर देन 12,000 किलोग्राम हैवी मोटर व्हीकल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 45, सॉरी पॉइंट 45, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 जो दिया हुआ है, पॉइंट 45 दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है, यातायात संकेतों से संबंधित है, यानी ट्रैफिक साइन से संबंधित है, ट्रांसपोर्टेशन के सिग्नल से संबंधित है। ये डिफिनेशन के लिए बाद में जो शेड्यूल दी हुई, वो शेड्यूल किसमें है, तो हम याद करो, हम लोगों ने शेड्यूल डिस्कस किया था कि शेड्यूल 1 अनुसूची प्रथम में है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 2A मोटर व्हीकल एक्ट। देखो यहां पर फिर लग गया क्या आपका 2A। हमने आपसे बोला था जब भी कभी यहां का या ABC सब सेक्शन लगेंगे, वो अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं, इसके पहले नहीं थे। कब जुड़ा है ये, तो ये जुड़ा है आपका अमेंडमेंट 2019 में, 2019 के अमेंडमेंट में जुड़ा है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, ई रिक्शा। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिंपल। ई रिक्शा याद रखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल याद रखो, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट क्यों किया जा रहा है, ये भी बात समझो। इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो प्रमोट करने का कारण है वो क्या क्या है, देखो सबसे पहले देखो ई रिक्शा। इस धारा के प्रयोजन के लिए ई गाड़ी या ई रिक्शा से भाड़े या पारिश्रमिकी के लिए यथास्थित माल या यात्रियों के वाहन हेतु ऐसे विनिर्देशों के अनुसार जो इस निमित्त विहित किए जाए। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ई रिक्शा के लिए जो सेक्शन 2A जोड़ा गया, उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एक 3 पहिए वाला रिक्शा। क्लियर। और बैटरी की क्षमता जो है कितनी है, 4,000
वाट से अधिक न हो। यानी जो विद्युत शक्ति है, जो पावर ऊर्जा है, उसकी 4000 वाट से अधिक होनी नहीं चाहिए ई रिक्शा। और इसके लिए कौन सा सेक्शन हमारा जुड़ा गया है? तो सेक्शन 2 में ए, यानी 2A कौन सा जुड़ गया? सेक्शन 2A मोटर व्हीकल एक्ट। क्लियर? किससे जुड़ा हुआ है? तो 2019 के अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 4। सेक्शन 4 देखो, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 2 में हम लोग बात कर रहे थे अभी तक हम लोगों ने बात की सेक्शन 2 के जितने पॉइंट थे उनमें बात की। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 के पहले कौन सा सेक्शन छूट गया आपका? वो सेक्शन छूट गया सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या थी? सेक्शन 3 सिर्फ इतना बताता है कि पब्लिक प्लेस पर ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम पब्लिक प्लेस पर कोई भी मोटर व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते। यह सेक्शन 3 बताता है। तो सेक्शन 3 हमें अनुज्ञप्ति जो मिलती है उसके लिए कैटेगराइज करता है कि पब्लिक प्लेस यानी लोक स्थान पर हम कोई भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट या कोई भी मोटर व्हीकल ऑपरेट नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। क्लियर? अब सेक्शन 4 क्या बताता है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसको मिलेगा? ड्राइविंग लाइसेंस किसको मिलेगा? इसके लिए हमारी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो सेक्शन 4 एज कैटेगराइजेशन है फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। क्लियर? जो सेक्शन 4 हमारा है वो क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए जो एज कैटेगराइजेशन है कि हम कितने उसमें पाएंगे। तो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1, ठीक है, धारा 4 की उपधारा 1 में नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर शेल ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस। अर्थात पब्लिक प्लेस पर गाड़ी को ड्राइव करने के लिए हमारी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? मिनिमम एज होनी चाहिए 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष एज नहीं है तो पब्लिक प्लेस पर कोई भी मोटर व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते, राइड नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, यहां पर एक बात, यदि वो मोटर व्हीकल, अगर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी उम्र 16 वर्ष है, अगर 16 वर्ष से कम पे नहीं, अगर आपकी उम्र 16 वर्ष है तो आप एक मोटर व्हीकल है जो आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो 50 सीसी से अधिक होनी नहीं चाहिए, नॉट मोर देन 50 सीसी। अगर 50 सीसी से कम है तो हम 16 वर्ष की उम्र में भी उसे ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन यान नहीं चलाएगा। क्लियर? देखो, हम लोगों ने भी बात की आपसे कि अगर 16 वर्ष की उम्र है तो हम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो 50 सीसी से अधिक होना नहीं चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक प्लेस पर गाड़ी चलाने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। लेकिन अगर हम कोई ऐसा व्हीकल चला रहे हैं, कोई ऐसा व्हीकल हम लोग चला रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, या स्वयं न चलाकर हम यात्री यान चला रहे हैं जिन पे यात्रियों को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या हम गुड्स यान चला रहे हैं, प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, तो ऐसे व्हीकल के लिए हमारी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। अगर 20 वर्ष नहीं है तो हम ऐसे व्हीकल्स को पब्लिक प्लेस पे ऑपरेट नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्त चालन अनुज्ञप्त उस वर्ग जिसके लिए उसने आवेदन किया है किसी यान को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह इस धारा के अधीन उस वर्ग के यान को चलाने के लिए पात्र नहीं होगा। जैसे अगर आपने कोई मोटर व्हीकल किया है, आपको लर्निंग लाइसेंस मिला हुआ है, तो लर्निंग लाइसेंस की टाइम ड्यूरेशन के आधार पर आपको वो व्हीकल नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ ऑपरेट करने के लिए देखा जाएगा। क्लियर? फिर आपने ऑपरेट करने के लिए 18 वर्ष की उम्र में पा लिया, लेकिन 18 वर्ष की उम्र के बाद आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं मिल जाएगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आप 20 वर्ष की उम्र को प्राप्त नहीं कर लेते, अर्थात जब तक चलाने के लिए पूर्णतया आप पात्र नहीं हो जाते। आप मांग तो कर सकते हो लेकिन उसकी अनुज्ञप्ति आपको दी नहीं जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन सी गाड़ी आपको चलानी है, किसमें आपको अप्लाई करना है, वो आप कर सकते हैं। मोटरसाइकिल विदाउट गियर और मोटरसाइकिल विद गियर, एडॉप्टेड व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रोड रोलर, मोटर व्हीकल,
हैवी मोटर व्हीकल, क्लियर, बोलते हैं हैवी लाइसेंस। तो ये कैटेगराइजेशन है जिनमें आपको लाइसेंस मांगना होता है। अब सेक्शन 14 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, सेक्शन 14 क्या कहता है? इसके अंतर्गत आपको जो नवीनीकरण है, जो रिन्यूएशन है, वो आपका मिलता है, नवीनीकरण मिलता है, रिन्यूअल मिलता है कि कब कैसे आपको लाइसेंस को मिलना है। इसके अंतर्गत एज कैटेगराइजेशन भी आपका शामिल हो जाता है। क्लियर? देखो, हमने आपसे बोला था लर्निंग लाइसेंस के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, तो वो सेक्शन 14 में ही है। याद रखना, सेक्शन 14 आपका बताता है कि लर्निंग लाइसेंस कितनी वैलिडिटी होगी। तो लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी हम लोगों ने कितनी डिस्कस की थी उस समय? 6 मंथ, उतनी यहां पर होगी। सेक्शन 14 करेंसी ऑफ लाइसेंस ड्राइव मोटर व्हीकल्स पॉइंट 1, अनुज्ञप्त दिए जाने की तारीख से 6 मास अर्थात 6 मंथ, जब लाइसेंस इशू किया जाता है तब से 6 मंथ की वैलिडिटी किसकी होगी? लर्निंग लाइसेंस की। पॉइंट 2, अधिनियम के अधीन दी गई नवीनीकृत चालान अनुज्ञप्ति। अब हम उसका जो रिन्यूअल करेंगे वो कैसे करेंगे, क्या क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, उसके पॉइंट देखें। पॉइंट नंबर 1, परिवहन यान 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। परिवहन यान मतलब समझो, एक पॉइंट समझो, अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है और आपने लाइसेंस अप्लाई किया, तो जो आपको लाइट मोटर व्हीकल, यहां पर हैवी की बात ही नहीं हो रही, लाइट मोटर व्हीकल की जो हम बात कर रहे हैं, जो आपको सामान्य लाइसेंस मिलता है, नॉर्मल लाइसेंस मिलता है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 15 ईयर। कितनी ड्यूरेशन होती है? 15 ईयर। अब देखो, ये कोई याद करने का पॉइंट नहीं है कि 15 ईयर ही होगी, ऐसा नहीं है। अगर उम्र आपकी है 27 तो आपका लाइसेंस होगा 13 ईयर। अब दोनों में अगर देखें, हम अनुमान लगाएं, तो 25-15 कितना होता है? 40। 27-13 कितना होता है? 40। अर्थात आपका जो लाइसेंस इशू हो रहा है वो कब तक की उम्र के लिए इशू हो रहा है? 40 ईयर के लिए इशू हो रहा है। क्लियर? 18 साल के बाद और 30 साल के पहले अगर आप लाइसेंस अप्लाई करके लेते हो तो आपकी लाइसेंस की वैलिडिटी होगी अप टू 40 ईयर। क्लियर? अप टू 40 ईयर, 40 साल की उम्र तक। अगर आपकी 40 साल की उम्र में 13 साल का अंतर है तो 13 साल के लिए 12, तो 12 साल के लिए 10, तो 10 साल के लिए। लेकिन अगर आपकी उम्र कितनी हो जाती है? 30 वर्ष हो जाती है। अगर आपकी उम्र यहां कितनी हो जाती है? 30 वर्ष। क्लियर? यहां पर हम लोग देखें, हम लोगों ने यहां बात की, अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आपको लाइसेंस कितने साल के लिए मिल रहा था? 15 वर्ष के लिए। लेकिन यदि आपकी उम्र हो जाती है 30 वर्ष तो आपको लाइसेंस कितने साल के लिए मिलेगा? 10 वर्ष के लिए मिलेगा, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? बात समझ में आई? क्योंकि 40 के बाद फिर जो लाइसेंस आपको मिलेगा वो कितने साल के लिए मिलेगा? अगर आपकी उम्र 40 पहुंच जाती तो लाइसेंस आपको मिलेगा कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। इसीलिए 30 के बाद 40 के ऊपर काट रहा है। क्लियर? अगर आपकी उम्र 50 प्लस हो जाती तो अप टू 60 वर्ष तक के लिए। क्लियर? 50 तक तो 10 साल के लिए मिल रहा है, लेकिन आपकी उम्र हो जाती है 50 के ऊपर, 52, 53, तो 60 साल को। अगर आपकी उम्र 55 के लिए हो जाती है तो आपको सिर्फ मिलेगा कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ये सिंपल लाइसेंस की उम्र है। ये कितनी उम्र है? सिंपल लाइसेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन हैवी लाइसेंस की बात करते हैं तो हैवी लाइसेंस की जो उम्र होती है वो सामान्यता होती है कितनी? अगर आप हैवी की बात करते हो तो हैवी पे जो लाइसेंस की उम्र होती है वो होती 5 वर्ष। हर 5 वर्ष पर उसका क्या होता है? रिन्यूअल होता है। लेकिन अगर यहां पर भी आप बात करो, यदि कोई ऐसा व्हीकल हो जो परिसंकट में यानी डेंजरस या हेजॉर्डियस नेचर का हो तो फिर जो लाइसेंस की रिन्यूअल की उम्र होगी वो कितनी होगी? 3 वर्ष। हर 3 वर्ष के बाद आपको मेडिकल कराना पड़ेगा और लाइसेंस का रिन्यूअल कराना पड़ेगा। लाइसेंस के रिन्यूअल में खाली फीस से मतलब नहीं होता है। लाइसेंस के रिन्यूअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मेडिकल। क्लियर? कि सब कुछ तो आप दे चुके हो, तो बस मेडिकल होता है आपका जो बेसिकली कराया जाता है, जिसके आधार पर आपका रिन्यूअल होता है। बात समझ में आई? क्लियर? अब देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? उसके जारी करने या उसके नवीनीकरण की तारीख को 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, यानी 30 वर्ष से कम है, वह उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस तक ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
क्लियर। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष नहीं है तो 40 वर्ष तक के लिए लाइसेंस इशू होगा। अब आपकी जितनी उम्र होगी उस हिसाब से आप उसकी लाइफ काउंट कर सकते हो। क्लियर। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 23 वर्ष है तो उसको लाइसेंस कितने वर्ष के लिए मिलेगा। कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो हम बात क्या करते हैं, 17 वर्ष के लिए। क्लियर। जो पहला होगा उसके बाद उसका क्या होगा, रिन्यूअल होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट। अब उसके जारी करने पर या उसके नवीनीकरण की तारीख को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की। क्लियर। यानी उम्र कितनी, आयु कितनी प्राप्त कर ली है, 30 वर्ष हो गई है, परंतु 50 नहीं है। 50 की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर 30 की बात हो रही है। तो 30 वर्ष अगर प्राप्त कर ली है तो उसका लाइसेंस कितने वर्ष के लिए इशू होगा, 10 वर्ष के लिए इशू होगा। 30 से 10 40, 40 पर फिर 10 का इशू होगा, यानी 50। क्लियर। 10 वर्ष के लिए इशू होगा। यहां पर देखो आपका लिखा हुआ है फॉर द 10 ईयर। क्लियर। फॉर द 10 ईयर। अब अगर उम्र उसकी जारी करने पर या उसके नवीनीकरण की तारीख को 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कितनी, 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो फिर उसका 10 वर्ष के लिए इशू होना है, नवीनीकरण की तारीख से कब तक, 60 वर्ष तक। अब अगर 50 वर्ष की प्राप्त कर ली है तो 10 साल के लिए इशू हो जाएगा 60 वर्ष। अगर वो 52 का है तो कितने वर्ष के लिए इशू होगा, 8 वर्ष के लिए इशू होगा, क्योंकि 60 को पूरा हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यदि उसकी उम्र 55 पहुंच जाती है, कितनी पहुंच जाती है, 55 वर्ष पहुंच जाती है, आयु तारीख को 55 वर्ष पहुंच जाती है, तो कितने वर्ष के लिए इशू होगा, सिर्फ 5 वर्ष। क्यों 5 वर्ष, क्योंकि 60 वर्ष के बाद तो हम इशू नहीं कर रहे ना, 60 के बाद तो हम इशू नहीं कर रहे हैं, तो हम 60 तक इशू कर रहे हैं, 60 ईयर की एज तक इशू कर रहे हैं। तो अगर 55 पर वो लाइसेंस ले रहा है तो 55 के लाइसेंस के बाद 60 पर उसको फिर क्या कराना पड़ेगा, +5 = 60। यहां पर उसको मेडिकल कराना पड़ेगा। 5 वर्ष के लिए हम इशू करते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, रिन्यूअल करते हैं। लेकिन अगर वो डेंजरस के सिचुएशन का है, ट्रांसपोर्ट पे हम लोग सिंपल 5 वर्ष पे रिन्यूअल करा रहे थे, लेकिन अगर वो हेजॉर्डिस नेचर का है, डेंजरस नेचर का है, तो हम उसका रिन्यूअल कितने उस पर करा रहे हैं, 3 वर्ष पर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सामान्यता अगर उसकी उम्र 25 वर्ष है तो 40 वर्ष तक की एज का लाइसेंस इशू हो जाएगा। अगर 30 है तो 10, अगर 35 है तो भी 10, अगर उसकी उम्र 40 है तो भी 10, अगर उसकी उम्र 50 है तो भी 10, लेकिन अगर उसकी उम्र 53 है तो फिर सिर्फ इशू होगा कितने वर्ष के लिए, +7, क्योंकि अप टू 60 ईयर। क्लियर। बात याद रहेगी। अगर उसकी उम्र 55 है तो 60 तक, यानी 5 वर्ष के लिए। अगर उसकी उम्र ही हम बात करते हैं 5 साल में ही उसका रिन्यूअल कराते हैं, लेकिन उसकी उम्र ही 57 है, तो हम इशू कितने वर्ष के लिए करेंगे, 3 ईयर के लिए इशू करेंगे। क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना। और अगर वो अलग बात है, अगर वो हैवी है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो 5 वर्ष के लिए, अगर उसका नेचर डेंजरस है, हजार्डियस है, तो उसके लिए हम इसको करेंगे 3 साल पे रिन्यूअल। क्लियर। रिन्यूअल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, वो आपका होता है मेडिकल। नेक्स्ट। थैंक यू क्लास। आगे की जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो में अगर आपको कोई सजेशन या आपको कोई चेंजेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमें बताएं। हम उसके साथ में आपके साथ पुनः मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।